दिव्या शर्मा ही रही थी कि उसे कुछ याद आता है। वह साइड में देखती है तो चॉकलेट गिरने की वजह से बेडशीट पर लग चुकी थी। फिर आदित्य की तरफ देखती है तो उसने जो कंधे पर पकड़ी हुई थी उसमें भी चॉकलेट लग चुकी थी। दिव्या जल्दी से अपने हाथों को हटाती है और मुंह बनाकर कहती है, आपने सब कुछ गंदा करवा दिया। कितनी अच्छी बेडशीट थी, अब इसे भी हटाना पड़ेगा। आदित्य एक नज़र बेडशीट पर डालता है और फिर दिव्या को देखता है। दिव्या अब फिर से चॉकलेट खाने लगती है। आदित्य दिव्या से चॉकलेट छीनकर डस्टबिन में डाल देता है। दिव्या का मुंह देखने लायक हो जाता है। दिव्या एकदम झल्लाते हुए कहती है, ये आपने क्या कर दिया? आदित्य अपनी जगह से उठकर जवाब देता है, ज़्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए सही नहीं है। दिव्या बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहती है, पर हमने तो सिर्फ 5 बाइट ही लिया था। इस बार आदित्य कुछ नहीं बोलता। कबर्ड से एक बेडशीट निकालकर दिव्या को थमा देता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है। दिव्या आदित्य को देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, खड़ूस कहीं के, इतने दिन बाद चॉकलेट खाने को मिला था, वो भी फेंक दिए। चॉकलेट नहीं खाते इसलिए तो इतने ज़्यादा कड़वे हो गए हैं। बोलते हुए दिव्या बेडशीट को चेंज करती है। आदित्य भी अब तक चेंज करके आ जाता है। वह सीधे सोफे पर जाकर टिक कर बैठे हुए अपनी आँखों को बंद कर लेता है। उसे ऐसे देखकर दिव्या उठकर सीधे आदित्य की गोद में जाकर बैठ जाती है और उसके सीने पर सिर रख लेती है। आदित्य दिव्या को कमर से पकड़ लेता है। अब भी आदित्य उसी पोजीशन में आंख बंद करे हुए था। दिव्या धीरे से कहती है, आप प्लीज़ एक बार दादी से बात कर लीजिए ना। आदित्य आंखें बंद करते हुए दिव्या के माथे को चूम लेता है और कहता है, तुम ही क्यों बात नहीं कर लेती? अगर तुम दादी को रूमी को यहाँ लाने के लिए मना सकती हो तो इसके लिए भी तो मना सकती हो ना। दिव्या अपने हाथों को आदित्य के सीने पर रखकर कहती है, मैंने कोशिश की थी लेकिन उन्होंने हमें बीच में आने से मना कर दिया। तब आदित्य झट से बोलता है, मना तो मैंने भी किया था ना, फिर भी तुमने रूबी को यहाँ बुला लिया। दिव्या आदित्य को देखती है जो बिल्कुल शांत से आंखें बंद किए हुए था। दिव्या की नज़रों का तपिश एहसास होते ही आदित्य अपनी आंखें खोलता है और दिव्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, और एक बार कोशिश करके देख लो। आदित्य की बात सुनकर दिव्या मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो आदित्य दिव्या को बाहों में कसकर भर लेता है। इधर रूमी के अचानक ऐसा कहने से गौरव एकदम से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी रूमी से आज तक बात नहीं की थी। अनजाने में टकराए जरूर थे लेकिन कभी दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। रूमी गौरव को देखते हुए कहती है, हमें सच में पता नहीं था कि हमारे यहाँ आने से आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। अगर पता होता तो हम कभी नहीं आते। गौरव बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता
कि रूमी को ये सब कैसे पता चला। रूमी आगे बोलती है, हम कल टेरेस पर खुली हवा में सांस लेने के मकसद से गए थे, तभी हमने आपके दर्दों को सुना जो आप आदि भाई के सामने जाहिर कर रहे थे। हमें यह बिल्कुल नहीं पता कि आप हमसे कब से प्यार करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आप जिस रूमी से प्यार करते थे वो तो मर चुकी है। गौरव की आंखों में एकदम से दर्द उभरने लगता है। रूमी ने अब भी गौरव का हाथ पकड़ा हुआ था। रूमी फिर से कहती है, हमारे एक गलत फैसले ने पता नहीं कितनों को ही दर्द पहुंचा दिया। दादी, बड़ी माँ, छोटी माँ, बड़े पापा, छोटे पापा, रूही, रूहानी दीदी, अनुज भाई, रूहान भाई, अर्जुन भाई और आप। हम तो आपके दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गौरव तो अब बस एकटक रूबी को ही देख रहा था। वहीं रूबी भी गौरव की आंखों में ही देखते हुए बोल रही थी। रूबी अपने दर्द को जाहिर करते हुए कहती है, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। मेरा प्यार मर चुका है, जो हैवान से कम नहीं था। मैं खूबसूरत ज़िंदगी जीने के मकसद से उसके पास गई थी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कितने लोगों को दर्द देकर खुद कभी खुश नहीं रह सकती। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने खुद अपने लिए चुना था। रूमी दोनों हाथों से गौरव के हाथों को पकड़कर कहती है, रूमी मर चुकी है। अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने अकेलेपन को दूर करिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप ऐसे दर्द में जिएं। अगर मेरे यहाँ होने से आपकी बढ़ती ज़िंदगी ठहर गई है, तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊँगी और कभी लौटकर वापस नहीं आऊँगी। रूमी के यह बोलने से गौरव को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर ही चुभो दिया हो। अब फिर एक बार रूमी से दूरी गौरव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूमी अब गौरव का हाथ छोड़ देती है और फिर अच्छे से लेटते हुए कहती है, बहुत रात हो गई है, हमें तो लगता है अब आपको जाकर सो जाना चाहिए। रूमी के इतना बोलते ही गौरव तेज कदमों से वहाँ से चला जाता है। गौरव के जाते ही रूमी दरवाजे की तरफ देखती रहती है। इधर दिव्या तरुणा देवी से बात कर रही थी। तरुणा देवी दिव्या के बातों को बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। वह एकदम से कड़क आवाज़ में कहती हैं, दिव्या, बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। रूमी मान चुकी है और इस पर कोई बहस नहीं होगी। दिव्या का मायूस सा चेहरा बन जाता है। वह फिर से बोलने की कोशिश करती है, दादी, आप मेरी। दिव्या कितना बोलते ही तरुणा देवी बीच में ही कहती हैं, दिव्या, हमें आपसे और कोई भी बहस नहीं करना। अब आप जाइए और आप जाकर सो जाइए। दिव्या मायूस होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही तरुणा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिल्कुल कभी पर गई है, एकदम से जिद्दी। उधर दिव्या आदित्य के पास जाकर कहती है, हमने कहा था ना, वो नहीं मानेगी। आदित्य फ़ोन में बिजी होकर लापरवाही में कहता है, अब इसमें मैं क्या करूं?
दिव्या गुस्से से घूरते हुए आदित्य को देखती है, जो कि फ़ोन में बिजी होकर कह रहा था। वह एकदम से बेड पर चढ़कर फ़ोन छीनकर फेंक देती है। आदित्य आईब्रो सिकोड़ते हुए दिव्या को देखता है। वहीं दिव्या अपने मुंह पर दोनों हाथ रख फ़ोन को देखती है। दिव्या डरते हुए आदित्य को देखती है, फिर बेड से नीचे उतर को फ़ोन को उठा लेती है तो हैरान रह जाती है। फ़ोन पर एक खरोंच तक के निशान नहीं थे। दिव्या ने बहुत ज़ोर से फ़ोन को फेंका था। इसके बावजूद वह फिर भी बिल्कुल ठीक थी। फ़ोन भले ही नहीं टूटे थे, लेकिन अब दिव्या को आदित्य के पास जाने से डर लग रहा था। दिव्या दूर खड़ी आदित्य को देखती है। आदित्य, इधर आओ। दिव्या अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है। नहीं, आप मुझे डांटेंगे? आदित्य घूरते हुए दिव्या को देखता है तो दिव्या जल्दी से आदित्य के पास जाती है और सिर झुकाए आदित्य को फ़ोन बढ़ा देती है। आदित्य अपना फ़ोन लेते हुए बोलता है, ये क्या हरकत थी? दिव्या धीरे से बोलती है, सॉरी। आदित्य दिव्या के हाथ को पकड़कर खींच लेता है, जिससे दिव्या सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। आदित्य दिव्या के बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, अपना ये बचपना कब छोड़ोगी तुम? दिव्या बस चुपचाप आदित्य को देखती रहती है। आदित्य एकदम से दिव्या को नीचे करके खुद ऊपर आ जाता है। दिव्या की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। आदित्य एकटक दिव्या को देखने लगता है। दिव्या भी बस आदित्य की आंखों में पूरी तरह से खो जाती है। कुछ देर तक दोनों की नज़रें एक दूसरे में ही ठहर जाती हैं। आदित्य अपनी नज़रें हटाते हुए साइड में ले दिव्या को बाहों में भरकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अगली सुबह दिव्या अपनी नज़रें इधर से उधर घुमाते हुए विकासा जी से कहती है, माँ, आज रूमी कहीं दिख नहीं रही है। विकासा जी दुखी होकर कहती हैं, माँ रूबी को लेकर हॉस्पिटल गई हैं, उसका ऑपरेशन कराने। यह सुनते ही दिव्या के चेहरे पर दुख नजर आता है। वह बुझे मन से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं आदित्य बालकनी में खड़ा होकर कॉल पर बात कर रहा था। रिपोर्ट को बदल दो और हाँ, दादी को ये पता नहीं चलना चाहिए। उधर से आवाज़ आती है, जैसा आपने कहा है हम कर देंगे। आदित्य कॉल कट करके कमरे में आता है तो देखता है दिव्या उदास होकर बैठी हुई थी। उसको इतना उदास देखकर आदित्य दिव्या के सामने जाकर बैठ जाता है। आदित्य दिव्या को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? दिव्या आदित्य को देखती है तो एकदम से उसके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई है। आपने तो मुझे मना किया था, फिर भी मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी वजह से रूमी अपने कोख में पड़ रहे बच्चे से दूर हो रही है। आदित्य दिव्या के आंसुओं को पोंछता है और गले लगा लेता है। दिव्या गले लगते ही सिसकते हुए रोने लगती है। आदित्य बस शांत होकर उसे गले लगाए रखता है। कुछ देर में दिव्या का सिसकना बंद हो जाता है। आदित्य दिव्या से अलग होकर
नरमी से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। दिव्या बस अपना सिर हाँ में हिला देती है तो आदित्य दिव्या के माथे को चूम कर कहता है, अपना ख्याल रखना। दिव्या फिर एक बार हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य उठकर कमरे से निकल जाता है। उधर अनुज एक कैफे में बैठा अपने ही सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, अंकल। अनुज अपनी सोच से बाहर आकर उस बच्ची को देखता है तो एकाएक उसके मुंह से निकलता है, अनु। अनु अनुज के पास वाली चेयर पर बैठकर कहती है, हाँ मैं ही हूँ। आपको मैं कब से बुला रही थी, पर आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। अनुज कुछ सोचते हुए बोलता है, आप अकेली आई हैं? अनु एकदम से बोलती है, नहीं मैं मम्मा के साथ आई हूँ। यह सुनते ही अनुज का तो दिल जोरों से धड़कने लगता है। अनुज अपने आप को संभालते हुए अनु से पूछता है, अनु आपके पापा कहाँ हैं? अनु मासूमियत से कहती है, मम्मा कहती हैं कि पापा गॉड के पास है। अनुज अनु के चेहरे को देखने लगता है जो बिल्कुल सपना से मैच करता था। उसकी आंखें और होंठ बिल्कुल सपना की तरह ही थे। कुछ देरी तक दोनों बातें करते रहते हैं। तभी सपना आकर अनु को देखकर चिंता करते हुए कहती है, अनु बच्चा, हमने आपसे कहा था ना कि आप एक जगह पर बैठी रहेंगी। सपना ने अब तक अनुज पर ध्यान नहीं दिया था। वहीं अनुज तो सपना के सुंदर चेहरे पर ही खो गया था, जिस पर अनुज के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। सपना ने अनारकली सूट पहनी हुई थी। अनु कहती है, मम्मा मैं एक ही जगह बैठी थी, लेकिन तभी मुझे अंकल दिख गए तो मैं इनके पास आ गई। सपना की नज़र अब अनुज पर चली जाती है। सपना को अपनी तरफ देखता पाकर अनुज अपनी नज़रें अनु की तरफ करता है। सपना एकदम से कहती है, आप यहाँ? अनु सपना को देखते हुए कहता है, मैं तो इसी शहर में रहता हूँ। सपना चेयर पर बैठते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि आप मिल गए, वरना हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। हम 2 दिन पहले ही यहाँ पर आए हैं। अनुज मुस्कुराते हुए, वही तो मैं सोचूं कि मैंने इससे पहले आपको कभी देखा क्यों नहीं। जवाब में सपना बस मुस्कुरा देती है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। तभी अनुज अचानक बोलता है, आप दोनों यहाँ अकेले रहते हैं? सपना जवाब देती है, जी नहीं, मम्मी पापा भी हमारे पास रहते हैं। वैसे ही बातें करते रहने के बाद सपना अनु को लेकर वहाँ से चली जाती है। अनुज बस सपना को देखता ही रह जाता है। तभी उसे पीछे से रूहान की आवाज़ आती है, ब्रो आपको नहीं लगता आप गलत लड़की के लिए फीलिंग को जगने दे रहे हो? अनुज रूहान को देखकर हड़बड़ा सा जाता है। रूहान साइड चेयर पर बैठकर कहता है, वो लड़की एक बच्ची की माँ है जिसे दादी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अनुज एकदम से उठकर अपनी आंखों में गॉगल्स लगाता है और कैफे से बाहर निकलने लगता है। रूहान भी उठकर उसके पीछे चला जाता है।
अंधेरे कमरे में एक लड़की को कुर्सी पर बांध कर रखा हुआ था। उसके ऊपर एक छोटी सी बल्ब भी जल रही थी, जिससे उसके चेहरे पर लगी चोटों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह लड़की किसी के जूतों के आहट से अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। सामने खड़े इंसान अंधेरे में अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की सामने खड़े आदमी को देखने की नाकाम कोशिश करने लगती है। तभी वह आदमी आगे आकर उस लड़की की थोड़ी दूर चेयर पर बैठ जाता है और उसको देखते ही लड़की के मुंह से एकाएक आवाज़ निकलती है, आदित्य, तुम? आदित्य सामने डार्क और लिए बैठा था। टीना एकदम से उस लड़की के बाल पकड़ लेती है। वह लड़की रोते हुए कहती है, आदित्य, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, जो तुम मुझे मीरा की शादी से किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए? वहीं उस लड़की के कुछ दूरी पर खड़ी दूसरी लड़की चिल्लाते हुए कहती है, ये तो तुम्हें जानती भी है, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। आखिर तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? उस लड़की के सामने खड़ी छाया जोर से उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, शायद तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है जो तुम उन्हें उनके नाम से बुला रही है। वह लड़की छाया को गुस्से से घूरती है। छाया यह देखकर एक और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। उस लड़की के होठों से खून बहने लगता है। आदित्य रौबदार आवाज़ में कहता है, इनकी दर्द भरी आवाज़ मुझे बाहर तक सुनाई देनी चाहिए। इतना बोलते ही आदित्य बाहर की ओर निकल जाता है। टीना और छाया एक दूसरे को देखती हैं और फिर एविल स्माइल देते हुए उनके सामने बैठ जाती हैं और बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा करते हैं। बॉडीगार्ड्स वहाँ पर दोनों के लिए पाइप लाते हैं। छाया और टीना दोनों लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी उस पाइप के द्वारा डालने लगती हैं। सर्दी के मौसम में ठंड पानी शरीर पर पड़ने से दोनों लड़कियां एकदम ठंड से कांपने लगती हैं। कुछ देर तक ठंडा पानी डालने के बाद उन्हें पैरों पर उबलता हुआ गर्म पानी डाल देती हैं। दोनों की दर्द से भरी चीख निकल जाती है, जो कमरे में गूंज उठती है। बाहर खड़ा हुआ आदित्य चीख सुनते हुए वहां से आगे की ओर बढ़ जाता है। रॉकी आगे आकर कार का दरवाज़ा खोलता है। आदित्य सीधा जाकर कार के अंदर बैठ जाता है। टीना और छाया अब कमरे से बाहर आ गए थे। रॉकी एक नज़र छाया को देखकर कार में बैठ जाता है। कार एकदम से चल पड़ती है। टीना छाया को देखते हुए कहती है, अब तक तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हुआ? छाया टीना को देखते हुए कहती है, तुझे तो पता है ना यार, उस दिन रॉक के इल्ज़ाम लगाने के बाद उसने कॉलेज ही छोड़ दिया। मैंने उसे कितने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार भी मुझे मुड़कर नहीं देखा। टीना छाया के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, रॉकी को एक बार तुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर वो बात करता तो आज तुम दोनों साथ में होते।
छाया अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, छोड़ो ना, अब जो बीत चुका है उसे याद करके क्या करेंगे। छाया को यूं जाता देखकर टीना एकदम से उसके आगे आ जाती है और छाया को देखते हुए कहती है, छाया, रॉकी की आंखों में अब भी तेरे लिए प्यार दिखता है। छाया टीना को देखती है और फीकी मुस्कान देते हुए कहती है, कैसा प्यार, अब हमारा प्यार मर चुका है, वो मुझे भूलकर आगे बढ़ चुका है टीना। दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि यह कहानी आप सबको कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।